आज से आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ का यह पहला प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक होना तय है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आप रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि आपको वर्दी लेना है। ज़्यादा इसलिए बात न करते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक बात और, आपके एग्ज़ाम को एनालिसिस करके ही इसमें क्वेश्चन को रखा गया है। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में मैथ के टोटल कुल 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा आपसे वादा है कि 110% आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि जल्दी सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 46 है। परिवार के एक सदस्य का विवाह अर्थात भैया शादी का बात है, हो जाता है, जिसके कारण औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। तो परिवार के नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, जब कभी औसत दिया रहता है तो पहला काम हमारा यही होता है कि पहले हम योग निकालते हैं। अब यहाँ पे यह दिया है कि 5 सदस्यों की औसत आयु 46 है, तो हम पहले यह निकाल लेते हैं योग। तो योग बराबर यह होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे औसत कितना है 46 गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात कुल 5 लोग हैं। तो भैया 5 से हम कर देते हैं गुणा। अब 5 6 के 30 के 0 हाथ में लगा 3, 5 चौके 20, 3 23, यानी कि 5 सदस्यों की आयु का योग हम निकल करके आया है 230 वर्ष। 230 वर्ष। अब हम आगे पढ़ते हैं। परिवार के एक सदस्य का विवाह हो जाता है, जिसके कारण औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। तो परिवार के नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, जब परिवार के एक सदस्य की शादी हो जाती है तो उसमें एक नया मेंबर और ऐड हो जाता है। यानी कि पहले अगर 5 लोग थे, जब उसकी शादी हो गई तब उसमें 6 लोग हो जाएंगे। तो भैया पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं। अब पहली बात तो यह है, अब यहाँ पे यह दिया है शादी होने से उस परिवार के औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। पहले औसत आयु थी 46, अब जब 3 की कमी हो गई है तो 46 में से जब हम 3 घटाएंगे आ जाएगा 43। तो भैया 43 गुणे संख्याओं की संख्या। पहले 5 लोग थे, अब एक जब और नया जब ऐड हो जा रहा है तो भैया 6 लोग हैं, गुणे 6 कर लेते हैं। अब 6 त्रिके 18 के 8 हाथ में लगा 1, 6 चौके 24 से 25, यानी कि 258 वर्ष। अब 6 सदस्यों की कुल आयु का योग है। अब यही बोला है कि परिवार के नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे टोटल 6 सदस्यों की आयु का योग है, यहाँ पे टोटल 5 सदस्यों की आयु का योग है, और जो नया मेंबर है भैया इसी में ऐड है। अब यही बोला है कि परिवार के नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, यानी कि 258 में से, या हम यह भी कह सकते हैं कि 6 सदस्यों की आयु के योग में से 5 सदस्यों की आयु के योग को माइनस कर लेते हैं, तो हमको नए सदस्य की आयु ज्ञात हो जाएगी। अब 8 में 0 जा 8, 5 में 3 जा 2, 2 में 2 जाए भेली, अर्थात नए सदस्य की जो आयु है, जो मेंबर या परिवार में जो ऐड हुआ है, उसकी उम्र कितनी है 28 वर्ष। आप लास्ट तक केवल जुड़े रहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 350 का x प्रतिशत 21 हो तो x का मान है। अब पहली बात तो यह है, इसमें यह बोला है कि 350 का
अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो भैया हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। बोला है x%, अब परसेंट का मतलब होता है 100, तो भैया परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो x को 100 से हम डिवाइड कर देंगे। बोला है 21 है तो बराबर 21 हम लिख देते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। एक भेली से एक भेली कट जाएगा। अब 5 दूना 10, 5 7 35, अब 7 एकन्ने 7, 7 त्रिके 21। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो हम x का मान निकाल लेते हैं। अब 2 का 3 से हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुणे 3 तो 2 3 6, यानी कि x का मान आ गया 6, जो ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आप भी सॉल्व करिए। बाकी अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वृत्त का व्यास होगा, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम पहले बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। अब हमारा वृत्त या सर्किल हमारा यही है। अब जो इसके अंदर का जो ये खाली भाग है इसी को कहते हैं एरिया या क्षेत्रफल, जो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, जो दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 154। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 एकन्ने 22, 22 7 154। अब हम आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर यानी कि अब 7 का 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 7 49। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का मान निकल गया 49। पहली बात तो यह है कि आर कहते किसे हैं। आर का मतलब यहाँ पे यह है कि रेडियस या त्रिज्या। जैसे कि अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो वृत्त के सेंटर से यानी कि केंद्र से सरकमफ्रेंस तक जो रेखा जो इसको टच करती है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। जो रेखा टच करती है या जो लाइन टच करती है उसी को बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। तो आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर का मान आया है 49। अब हमको निकालना है केवल आर का मान। तो r इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर में है तो इधर आके रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 49 आ जाएगा। अब जब ये अंडर रूट से जब ये 49 जब ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 7, यानी कि 7 का स्क्वायर है 49 है और 49। अब यहाँ पे रेडियस यानी कि r का मान निकला है 7, यानी कि इस सरकमफ्रेंस से होकर के यहाँ पे जो सेंटर तक की जो लाइन है ये भैया है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस का मान नहीं पूछा है, क्वेश्चन में यह पूछा है कि उस वृत्त का व्यास होगा। अब वृत्त का जो व्यास होता है वह रेडियस का 2 गुना होता है। अब देख लेते हैं कैसे 2 गुना होता है। जैसे कि इस वृत्त यानी कि इस वृत्त के सरकमफ्रेंस से होकर के सेंटर से जो लाइन जाती है और सरकमफ्रेंस को जो इसको टच करती है इसी को बोलते हैं डायमीटर या व्यास। अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो ये 14 होगी, क्योंकि हमको देखने पर ही पता चल रहा है अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर या d इज इक्वल टू, अब जब डायमीटर जब रेडियस का 2 गुना होगा तो ये 7 गुणे हम 2 कर देते हैं, यानी कि डायमीटर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। एकदम लाइन बाय लाइन हम समझते चलेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से, और ये क्लास पूरे आपके एग्जाम तक चलेगी जो कि आर्मी भर्ती 2025 के लिए चल रही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एक बात बता दिया जाता है कि जैसे आपके एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया है। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 3.2/5 प्लस 1.3/7 प्लस 1.6/35 का मान है। तो भैया पहले हम इसको हम चेंज कर लेते हैं भिन्न में, यानी कि 5 3 15 17/5। एकदम आप लास्ट तक जुड़े रहिए। प्लस
7 करने 7 3 10/7, फिर प्लस का साइन, 35 करने 35 6 41/35। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर या जो हर है वह बराबर नहीं है। तो पहले हम उसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमको इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 5 7 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 35। अब 35 क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों संख्याएं इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे। कैसे? 35 इसको डिवाइड करेगा एक बार में, यानी कि 35 करना 35, 7 5 35 और 5 7 35। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो आ जाएगा 35, यानी कि 5 7 35। अब 7 का गुणा करेंगे 17 से, यानी 17 7 119 प्लस का साइन, 7 5 35, 5 दहिया में 50, फिर प्लस का साइन। अब ये जाएगा एक बार में, यानी 35 से करना 35, अब 1 का गुणा 41 से करेंगे, आ जाएगा 41 ही। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 119, अभी हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। 50 में 40 जोड़ेंगे, आ जाएगा 90, और यहाँ पे है 41, यानी कि एक और, यानी कि 90 में 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा 91/35। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 1 10, 9 1 10 से कि 11 के 1 हाथ में लगा, 1 यहाँ पे 1 है तो 1 हासिल, यानी कि 210/35। अभी भी ये कटेगा तो इसको भैया कट कर लेते हैं। अब 7 बार में दोनों संख्या कट जाएगा, यानी कि 7 5 35, 7 3 के 21, यहाँ पे लग जाएगा 1 0। अभी भी ये संख्या कटेगी 6 बार में, यानी कि 5 6 के 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 माइनस अंडर रूट में 441/√9 गुणे अंडर रूट में 100/5। अब ध्यान से देखिएगा, ये संख्या अंडर रूट में नहीं है, केवल ये एंड, यानी कि अंडर रूट में 441 है, अंडर रूट में 9 है एंड अंडर रूट में 100 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 540 माइनस, अब ये अगर अंडर रूट में अगर 441 है, जब ये अंडर रूट से जब 441 जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 21, यानी कि 21 का स्क्वायर है 441, तो 21/। अब ये भी संख्या, यानी कि अंडर रूट में है 9, तो अंडर रूट में जब ये 9 जब बाहर आएगा तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 3 के 9 होता है गुणे। अब है अंडर रूट में 100, तो अंडर रूट में 100 जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 का स्क्वायर है 100/5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 करने 5 5 दूना 10, 3 करने 3 3 7 21। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 540 माइनस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में केवल 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम भैया न्यूमरेटर वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। अब 7 दूना 14, यानी कि 540 में से 14 को माइनस कर लेते हैं। तो भैया 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले समय को उधार लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि 10 में से 4 × 6। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 में से 1 × 2, उसके बाद हम 5 लिख देते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 526, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न पर ही क्वेश्चन को लाया गया है। एक बात और, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर को भी इसमें शामिल किया है। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ज़्यादा बात 1% नहीं करेंगे, मात्र क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी, यानी कि 3 ठो डंडी बना लेते हैं, ए, बी, सी। अगर 4 लोग होते तो 4 डंडी बनाते, अगर 2 लोग होते तो भैया 2 डंडी बनाते। अब भैया एक का नाम है बी, एक का नाम है एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अब ए नाम का जो व्यक्ति है वो काम को करता है 20 दिन में,
और बी नाम का जो व्यक्ति है वो कार्य को करता है 30 दिन में, और जो सी नाम का व्यक्ति है वो कार्य को करता है 40 दिन में। लेकिन हमको यह नहीं पता है कि एक्चुअल में जो कार्य है वह करना कितना है। तो भैया हम इन तीनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। जब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम ही टोटल कार्य होगा। जैसे कि 20, 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, क्योंकि 20 छक्के 120, 30 चौके 120 और 40 तीन 120, यानी कि अब इन तीनों का एलसीएम भैया 120 है, यानी कि 120 कार्य ए बी एंड सी से करवाना है। अब 20 छक्के 120, 30 चौके 120, 40 तीन 120, यानी कि ए नाम का जो व्यक्ति है वह एक दिन में 6 कार्य करता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वह एक दिन में 4 काम करता है, और सी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 3 काम करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी या कार्य क्षमता एक दिन में है 6 काम करने की, उसी प्रकार की बी है 4 काम करने की, उसी प्रकार सी की इफिशियंसी है एक दिन की 3 कार्य करने की। लेकिन यही बोला है कि तीनों को मिला दिया जाए, यानी कि यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें। अब जब तीनों मिल जाएंगे यानी कि इन तीनों में तगड़ी मित्रता हो गई है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। टोटल कार्य है 120। जब इन तीनों को जब मिला दिया जाएगा, यानी कि एक दिन की इफिशियंसी को ए बी सी की हम तीनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 6 4 10 3 13, तो टोटल वर्ग को हम 13 से भाग इसलिए कर देते हैं कि तीनों को एक साथ मिला करके काम करना है। अब तीनों मिल जा रहे हैं, मित्रता हो गई है, तो 120/13 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। एक बात और, थोड़ा सा आपको एक बात और आगे बता दिया जाता है, कभी कभी ये मिश्र भिन्न में आता। अगर मिश्र भिन्न में आता तो इसका आंसर ये होता, जैसे कि 13 तो यह डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी कि हर में। अब हमको अंश में लाना है 120, तो भैया 13 9 117, 13 9 117, 13 दहिया में 130, यानी कि 13 9 117 और 3 जोड़ देंगे तो आ जाए 120। यानी कि अगर मिश्र भिन्न में आंसर होता तो 9 सही 3/13 दिन हमारा आंसर होता। बाकी मिश्र भिन्न में है नहीं, हमारा आंसर केवल भिन्न में दिया गया, जो ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है 120/13। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा 40 सेंटीमीटर। आप ध्यान में यह रखिएगा कि कैरम बोर्ड जो है वह स्क्वायर के शेप में या वर्गाकार में है। इसे फर्श पर रखने के लिए घिरे स्थान का मान बताइए। अर्थात यहाँ पे कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल पूछ रहा है या एरिया पूछ रहा है। जैसा कि सपोज दैट ये हमारा वर्ग है, और वर्ग में होती हैं ये 4 भुजाएं, ये सबको पता होगा। अगर वर्ग में अगर 4 भुजाएं अगर होती हैं, अगर वर्ग की अगर एक भुजा का मान सपोज दैट हम ए मान लेते हैं, तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी यह ए होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं या सभी भुजाएं एक समान होती हैं या बराबर होती हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा 40 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो यह भी 40 होगा, यह भी 40 होगा और यह भी 40 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। अब हमारे क्वेश्चन में आगे यह पूछा है कि इसे फर्श पर रखने पर घिरे स्थान का मान बताइए, यानी कि जो कैरम बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल या एरिया होगा उतना आसान ही अगर फर्श पे अगर हम रखेंगे तो उतना आसान ही वह घेरेगा। जैसा कि सपोज दैट अगर हम इसको मान लेते हैं कि यही हमारा कैरम बोर्ड है, अब इसका एरिया जो है अगर हम इस बोर्ड पे रखेंगे तो वही एरिया यहाँ पे घेरेगा। अर्थात और पूछा यही है कि इसे फर्श पर रखने के लिए घेरे स्थान का मान बताइए। तो कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला यह होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। अगर एक साइड यानी कि एक भुजा अगर इसमें 40 दी गई है, अब साइड का स्क्वायर बोला है यानी कि ए गुणे ए या साइड गुणे साइड, यानी कि 40 गुणे 40 कर लेते हैं। अब 4 चौक
16। अब लगा देते हैं, एक भेली दो भेली हम लगा देते हैं। लेकिन ये अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा या घेरे स्थान का मान बताइए तो भैया ये हमेशा स्क्वायर में आता है। यानी कि अगर यूनिट या इकाई अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देते हैं। यानी कि उस कैरम बोर्ड का जो क्षेत्रफल है या इस फर्श पर रखने पर जो स्थान जो घेरता है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रदान किया जाता रहे। बाकी ये क्लास आपके एग्जाम तक चलेगी और यह मैथ का प्रैक्टिस सेट पहला, इसमें टोटल कुल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यदि x/25 है, या यह भी कह सकते हैं x/25 इज इक्वल टू 196/x है, तो x का मान है। अब यहाँ पे दिया है x/25। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं, x/25 बराबर 196/x। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि x से 25 कटेगा नहीं, न यहाँ पे यह इसको कट कर पाएगा, न यहाँ पे यह इसको कट कर पाएगा। तो भैया सबसे आसान तरीका यही है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यानी कि x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर। उसी प्रकार से 25 गुणे 196। लेकिन आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो पहली बात तो हमको x का मान निकालना है। तो जब हम x का मान निकालेंगे, अब यहाँ पे यह अगर x स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर भैया हटेगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि इधर आ जाएगा रूट में चढ़ जाएगा। यानी कि अंडर रूट में 25 गुणे 196। अब जब ये अंडर रूट से जब 25 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर है 25। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब 196 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 14, यानी कि 14 गुणे 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं या x का मान निकाल लेते हैं। तो 14 गुणे जब हम 5 करेंगे तो आ जाएगा 14 × 5 = 70, यानी कि x का मान आ जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है और आपके एग्जाम तक, यानी कि 10 जुलाई तक एकदम कंटिन्यू चलेगा ये आपका प्रैक्टिस सेट। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एकदम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग या आपके एग्जाम के पैटर्न पर ही क्वेश्चन इसमें रखा गया इस क्लास में। अब 3x बराबर 4y बराबर 6z हो तो x रेशियो y रेशियो z होगा। पहली बात तो यह है। अब इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे कि 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 हम इस तरीके से कतई सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो केवल अपना टाइम नुकसान करेंगे, जो कि हमको टाइम अपना नुकसान करना नहीं, टाइम बचाना है। अब पहले हम क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद बताया जाता। 3x बराबर 4y बराबर 6z। तो हमको निकालना है x रेशियो y रेशियो z का मान। तो सबसे आसान तरीका, जब हम x वाले का मान निकालेंगे तो ऐसे रखेंगे इस पे उंगली और y और z वाले का करा देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 6 चौके 24। यहाँ पे अब x का मान निकल करके आया 24 रेशियो। अब हम जब y वाले का मान निकालेंगे, यानी कि इस पे अब रखेंगे उंगली y वाले पे, तो x और z वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 3 गुणे 6 बराबर 3 छक्के 18 रेशियो। अब हम जब z वाले का जब मान निकालेंगे तो x और y वाले टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे, अर्थात 3 चौके 12। अगर अब कटने लायक है तो इसको कट कर लेते हैं। अब ये 6 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, अर्थात 6 चौके 24, 6 त्रिके 18, 6 दूनी 12। अब कटेगी नहीं कोई संख्या, यानी कि x रेशियो y रेशियो z का मान निकल करके आया है 4 रेशियो 3 रेशियो 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्रय मूल्य का अनुपात 5 और विक्रय मूल्य का अनुपात या रेशियो 4 है, तो हानि प्रतिशत होगा। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने किसी सामान को खरीदा है 5 रुपये में, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि क्रय मूल्य का अनुपात 5 है और विक्रय मूल्य का जो अनुपात 4 है, यानी कि हमने सामान को खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में अगर बेचेंगे तो भैया 110% हमको हानि ही होगा। बाकी यहाँ पे पूछा भी है कि हानि प्रतिशत होगा। अब जब क्रय मूल्य का मान भैया 5 है, या हम यह भी कह सकते हैं कि सामान को खरीदे हैं 5 रुपये में, क्योंकि क्रय मूल्य का मान 5 रुपये दिया गया। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य का मान 4 रुपया दिया है, यानी कि सामान को बेचे हैं 4 रुपये में। अब जब हम 5 में खरीद करके अगर हम 4 में अगर बेचेंगे तो हमको हानि होगा। अब कितने रुपए की हानि होगी? तो हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, या सीपी माइनस एसपी, या कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब जिसमें क्रय है हमारा 5 रुपया माइनस 4, अब 5 में 4 जो 1, यानी कि हमको इस सौदे या इस व्यापार में या इस ट्रांजैक्शन में हमको 1 रुपये की हानि हुई है। लेकिन यह पूछा है तो हानि प्रतिशत होगा, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला यह होता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि है 1 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 5। अच्छा, एक बात और है, आपको यह बता दिया जाता है अगर कभी भी अगर किसी ट्रांजैक्शन या किसी व्यापार या किसी सौदे में अगर कभी हानि होती है या कभी लाभ होता है, क्योंकि हमेशा हानि तो होगा नहीं, कभी कभी लाभ भी हो जाता है, या हमेशा लाभ भी नहीं होगा, कभी कभी हानि भी हो जाता है, तो हमेशा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बटे क्रय मूल्य यानी कि 5 रुपया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 करने 5, 5 दूना 10, यहाँ पे लग जाएगा 1 0। अब कोई संख्या कटेगी नहीं क्योंकि संख्याएं कट चुके हैं। अब 20 करने 20, यानी कि इस सौदे या इस व्यापार में 20% की हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया है कि इस क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपके एग्जाम को एनालिसिस करके ही कराया गया, यानी कि आपके एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन यानी कि जिस पैटर्न पे आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर ही इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया गया और क्वेश्चन शामिल किए गए। बाकी ये मैथ का प्रैक्टिस सेट पहला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके एग्जाम तक प्रदान किया जाता रहे। बाकी धन्यवाद।